This conference will now be recorded. आज का जो एजेंडा है बेसिकली हम इसमें बात करने वाले हैं एज्योर स्टोरेज सर्विसेज के बारे में। सो बिफोर स्टार्ट जस्ट वांटेड टू नो अबाउट कि व्हाट यू थिंक अबाउट द स्टोरेज, आपके अकॉर्डिंग स्टोरेज सर्विसेज है क्या? नॉट ओनली द क्लाउड स्टोरेज, किसी भी स्टोरेज सर्विसेज को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं एंड व्हाट आर द यूसेज ऑफ आवर एज्योर स्टोरेज? सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी द स्टोरेज सर्विसेज अकॉर्डिंग टू यू? स्टोरेज या फिर स्टोरेज सर्विसेज? स्टोरेज सर आई थिंक डेटा स्टोर करना एंड कंपनी के जो डेटा होता है वो सब अपने सर्वर पे स्टोर करना, या फिर जैसे जस्ट लाइक ऑन प्रोमाइसिस मेरे यहाँ पे सर मेरे ऑफिस में हमने नास में सारा डेटा स्टोर करते हैं वहाँ पे। एंड वहाँ पे रेट कन्फिगर है तो डेटा सिक्योर भी रहता है। इन केस कभी वो फुल होता है तो हम लोग डेटा उसका निकाल के किसी और पार्ट में मूव करते रहते हैं। ओके, सो हम ये बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ स्टोरेज हम अपने क्लाइंट को स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट? यस यस जब भी किसी को रिक्वायरमेंट होगी वी आर एबल टू डिस्ट्रीब्यूट द स्टोरेज, स्टोरेज। ठीक है, विच इज आल्सो कंसीडर एज ए शेयर स्टोरेज। सो यू नो दैट कि ऑन प्रोमाइसेस पे जब आप स्टैब्लिश करते हैं तो या तो आप सैन स्टैब्लिश करेंगे या तो NAS स्टैब्लिश करेंगे, और दोनों के केस में आपको रेट वगैरह कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट द डेटा, or we are responsible to manage our storage services on premises. But nowadays most of organization prefer to use you can say that storage over a cloud. क्लाउड पोर्टल के ऊपर स्टोरेज को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, बेसिकली आज का एजेंडा वही है कि हम इसमें बात करेंगे हाउ टू एस्टैब्लिश अवर स्टोरेज सर्विसेज ओवर एज्योर पोर्टल। एक एक स्टेप देखेंगे, like as how many options are available in storage, how to handle the storage services, ये सभी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। बट लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। यहाँ पे हम एज्योर पोर्टल के ऊपर अगर स्टोरेज को मैनेज करना चाहते हैं तो वी मस्ट नीड टू क्रिएट अ स्टोरेज अकाउंट। सो हमें क्या करना पड़ेगा, वी जस्ट नीड टू क्रिएट अ एज्योर स्टोरेज अकाउंट, and with the help of storage account we are able to perform lots of tasks। एक सिंगल एज्योर स्टोरेज अकाउंट आपको मल्टीपल ऑप्शन प्रोवाइड करता है, लाइक एज वी हैव ऑप्शन टू एस्टैब्लिश अ ब्लॉब, we can establish a file share, we have option to configure table and queues। These four different types of options, these four different services are available in our storage account। जब भी हम एक सिंगल स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं तो ये अपने पास चार अलग अलग तरीके की स्टोरेज सर्विसेज हमें असाइन हो जाती है। मींस वी आर रिस्पांसिबल टू परफॉर्म द टास्क बाय यूजिंग फाइल शेयर, टेबल, क्यूज या फिर कंटेनर्स। एंड इफ यू टॉक अबाउट द सेग्रीगेशन, तो जो कंटेनर और फाइल शेयर है विच इज कंसीडर एज ए अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोरेज, इसको हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोरेज में काउंट करते हैं। टेबल एंड क्यूज जो है वो आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। So just wanted to know about what you think about the unstructured. What is meaning of unstructured data? या unstructured data के examples क्या हैं? Unstructured data means these are container, file sharing, table and queue। ये सब ऑप्शन नहीं होगा मेरे हिसाब से शायद। नहीं, सी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है कंटेनर और फाइल शेयर, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाता है, टेबल एंड क्यूज स्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाते हैं। ओके, सो जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है उसके हम एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं कि विच टाइप्स ऑफ डेटा कंसीडर एज अनस्ट्रक्चर्ड, और कौन से डेटा है जिसको हम स्ट्रक्चर्ड बोल सकते हैं। ओके। चलो, जो डेली बेसिस के डेटा है लाइक एज ए PDF हो गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट हो गया, इमेजेस हो गई, ठीक है, या फिर आपके वीडियोस फाइल हो गए, ये जो फाइल्स है ना, दीज ऑल आर कंसीडर एज ए अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, इनको हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। और अगर हम स्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करें तो अगर आपने SQL बना रखा है, ओरेकल का डेटाबेस लगा रखा है, राइट, डायनामो DB,
These all are the data which is considered as a structured data. अगर हम इनमें से डेटा क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, तो these types of data considered as a structure. जो हम पीडीएफ, डॉक्यूमेंट, फाइल, वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं, इमेजेस वगैरह अपलोड करते हैं, वो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाता है. So container and file share, which is a type of unstructured data, table and queues considered as a structured data. ये दोनों के बीच में गैप हो गया. नेक्स्ट आगे अगर हम इसमें प्रोसीड करें तो कंटेनर रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन अ ब्लॉब. कंटेनर में हम क्या करते हैं, ब्लॉब को कंटेन करते हैं. ब्लॉब इज अ सर्विस ऑफ एज्योर पोर्टल, और इस ब्लॉब के अंदर यू कैन से दैट मल्टीपल टाइप्स ऑफ ब्लॉब आर अवेलेबल. ब्लॉब की बात करें तो 3 अलग अलग ब्लॉब आपको देखने को मिलेंगे, विच इज अ ब्लॉक ब्लॉब. पहला जो है वो है हमारा ब्लॉक ब्लॉब. दूसरा अपने पास है एपेंड ब्लॉब, ठीक है, एपेंड ब्लॉब. और तीसरा है अपने पास ब्लॉक ब्लॉब, एपेंड ब्लॉब एंड पेज ब्लॉब. सो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई ब्लॉब के, कि अगर आप ब्लॉब कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो ब्लॉक ब्लॉब मिलेगा, एपेंड ब्लॉब मिलेगा एंड पेज ब्लॉब मिलेगा. इन तीनों ब्लॉब में इनका जो वर्क है, इनका जो टास्क है, टोटली डिफरेंट टू ईच अदर. इन सभी का जो टास्क है ना, एक दूसरे से अलग है. So it's our responsibility, we should know about the usage of these blob types. चलो बेस से बात करते हैं यहाँ पे. Talk about the block blob. So block blob upload any data. जो डेटा आप अपनी तरफ से अपलोड करते हैं ना, the data that you want to upload by self from on-premises machine, which is considered as a block blob. Means इस blob में आप अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं. दूसरा append blob क्या होता है? Append blob which is responsible to contain the information. In case of append blob, इस केस में क्या होता है, जो logs फाइल होती हैं, which is responsible to contain the logs फाइल, और ये केवल और केवल रीड ओनली के फॉर्मेट में मिलता है. तो पोर्टल पे जो भी आपकी पेज फाइल जनरेट होगी, वो पेज फाइल को कंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी append blob की होगी. और पेज ब्लॉब क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन VHD files of any virtual machine. जब भी हम कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं ना, तो उस वर्चुअल मशीन की जो VHD फाइल फॉर्मेट होगा वो पेज ब्लॉब में कंटेन होता है, which is much faster in compare of other file share. Another storage, you can say that. This is the actual difference between page blob, append blob and block blob. So please confirm if you're able to understand about the concept of blob, because I need to show you the practical how we can manage it. यहाँ तक कोई क्वेश्चन अभी? No, sir. ठीक है. सो नेक्स्ट मूव करते हैं अगले स्टेप पे. अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंटेनर. सो वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द कंटेनर. एज्योर स्टोरेज के केस में जो पहला टॉपिक हम कवर करने वाले हैं स्टोरेज के केस में, विच इज अ कंटेनर. Azure container, you can say that. The work of Azure container is basically correlated to the, let me explain you about the gap between public cloud storage के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, and about Azure blob or container. Azure blob किस तरीके से टास्क परफॉर्म करता है, we should know about the proper details. Now talk about the public cloud storage. You know very well about the Google Drive. Anyone can use iCloud. Whenever we sign up, iCloud में हमें 5 GB का स्पेस मिल जाता है, and you know very well about the OneDrive. अगर हम बात करें इनमें कैपेसिटी की, तो बाय डिफॉल्ट 15 GB आपको फ्री मिलता है. आप हर एक जीमेल अकाउंट पे 15 GB का स्पेस आपको फ्री मिलेगा.
आई क्लाउड में ये कैपेसिटी होती है 5 GB की, और वन ड्राइव में ये कैपेसिटी होती है 25 GB की. We are able to upload data up to 15 gig free without paying any amount. और आई क्लाउड में 5 GB का स्पेस मिलता है, और वन ड्राइव की बात करें तो लगभग 25 गिग के आसपास स्पेस हमें मिलता है, जिसमें हम अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट the gap between Azure Blob and normal public cloud provider, normal public storage services. So in case of public storage, और अगर हम Blob के केस की बात करें तो क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं. पहला ऑप्शन, अपलोड अनलिमिटेड डेटा. आप इसमें अनलिमिटेड डेटा अपलोड कर सकते हैं एज्यूर के केस में, पहला. दूसरा, सिक्योरिटी. तीसरा, मल्टीपल फॉर्मेट टू अपलोड डेटा. Next, we can configure authentication. To access Azure storage. These all are the option, and pay as per data capacity. आपको जो पेमेंट देना है वो डेटा की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देना है. These all are the points that we need to know in case of Azure Blob Storage. चलो एक बार और कंपेयर कर लेते हैं इसको पब्लिक क्लाउड स्टोरेज और Azure स्टोरेज के केस में. एक छोटा सा एग्जांपल, लाइक अगर हम गूगल ड्राइव की बात करें तो 15 GB फ्री स्पेस है. What happen if you want to purchase up to 100 gig of space? अगर आपको 100 gig परचेज करना है, may I know the cost for 100 gig space? Anyone? How much amount we need to pay for 100 gig of space? अगर हमें 100 GB का डेटा रखना है क्लाउड के ऊपर तो कितना पेमेंट देना पड़ेगा? 125 rupees maybe. Sorry? 125 rupees. 120 या 130 के आसपास इसका चार्जेस पड़ता है. यस, 120 पर मंथ. ठीक है, बट ये किस पे रहता है? विच इज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन. मतलब अगर आपने 100 गिग का स्पेस चाहिए तो आपको 120 रुपए एज ए सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा. द मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, इट्स नॉट अ रेंट. ठीक है ना. सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि आप कितना भी डेटा रखो, 100 GB का स्पेस आपने लिया, बट आपने डेटा कितना अपलोड किया? 100 में से आपने सिर्फ 25 GB डेटा अपलोड किया, लेकिन जो ये चार्जेस है ना वो पूरा 120 देना पड़ेगा आपको. द डेटा कैपेसिटी इज जस्ट 25 GB, बट आपका जो चार्जेस जा रहा है वो कितना जा रहा है? चार्जेस आपको देने पड़ेंगे 100 GB का. दिस इज द एक्चुअल गैप. एज्यूर में क्या होता है? एज्यूर के केस में विच इज पे एज पर द डेटा कैपेसिटी. अगर आपने फर्स्ट मंथ 100 गिग का डेटा अपलोड किया, नेक्स्ट मंथ आपने 25 गिग का डेटा सिर्फ रखना चाहते हैं, 75 GB आपने डिलीट कर दिया, so you have to pay the amount only for 25. आप इसमें 25 GB अपलोड करो, 10 GB अपलोड करो, 5 GB अपलोड करो, इवन कोई भी डेटा नहीं अपलोड कर रहे हैं, तब भी अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपको हर महीने 120 रुपए पे करना पड़ेगा. एंड वी डोंट हैव एडिशनल सिक्योरिटी. जो आपका जीमेल का अकाउंट है उसी जीमेल के अकाउंट पे आप अपनी सर्विसेज को यूज कर पाएंगे. मीन्स उसी जीमेल के यूजर आईडी एंड पासवर्ड के जरिए आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, जबकि एज्यूर के पास बहुत सारे सिक्योरिटी मेथड हैं जिनके जरिए आप अपने एज्यूर स्टोरेज को कॉन्फ़िगर और सिक्योर बना सकते हैं. दिस इज द एक्चुअल यूसेज. अभी हम मूव करने वाले हैं पोर्टल पे, और पोर्टल पे हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि स्टोरेज सर्विसेज को कैसे मैनेज किया जाता है.
So please let me know अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है related to the storage, because it's really important for us. We must need to know each and everything related to the storage services. तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो. नो सर. चलो नेक्स्ट, मूव आवरसेल्फ टू नेक्स्ट टॉपिक. अभी हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे जाते हैं. प्रैक्टिकल इन द सेंस एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि स्टोरेज अकाउंट जब आप क्रिएट करेंगे तो वहां पे भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो हमें मालूम होने चाहिए. सो लेट मी ओपन आवर एज्योर पोर्टल, portal.azure.com. एडी का पार्ट कंप्लीट करने के बाद भी आर ऑन पेज ऑफ स्टोरेज सर्विसेज. तो आप लेफ्ट पैनल पे देखेंगे स्टोरेज, सेलेक्ट स्टोरेज अकाउंट, मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल. लेट्स क्लिक ऑन स्टोरेज अकाउंट. वी डोंट हैव एनी स्टोरेज, क्लिक क्रिएट स्टोरेज अकाउंट. Provide the basic information like as your container, which is really important. So I'm just going to provide any container like the AVD class. Type the storage account name. So कोई सा भी storage account name आप दे सकते हैं, like I'm just going to use training storage 1988 और this is the location. So I want to put it into Central US. दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, which is one is standard और दूसरा है premium. So as per the name suggest, standard जो है वो basically HDD backend में स्टोर करता है, और premium जो है इस केस में आपको SSD स्टोरेज मिलता है, जिससे आपका डेटा ट्रांजेक्शन और जो लेटेंसी है वो काफी लो रहती है, डेटा ट्रांजेक्शन स्पीड आपको हाई मिल जाती है. बट इस केस में जो चार्जेस होते हैं प्रीमियम का वो काफी ज्यादा होता है इन कंपेयर ऑफ स्टैंडर्ड. सो एज पर द बजट, एज पर द यूसेज, आप इसमें से कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं. नाउ रेडंडेंसी, विच इज रियली इंपॉर्टेंट. रेडंडेंसी क्या होता है? एक तरीके का फेल ओवर, जो कि 4 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है. पहला है LRS, दूसरा है ZRS, तीसरा है ZRS और चौथा है ZZRS. सो अब ये 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं जो कि एक तरीके के फेल ओवर की तरह काम करते हैं. अगर हम ध्यान से देखें, लो कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट देनी पड़ेगी विद बेसिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्वर रैक. मींस इस केस में आपको केवल एक लोकेशन मिलता है. आपके जो डेटा होते हैं उनकी सिर्फ एक लोकेशन में, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो डेटा सेंटर आपने सेलेक्ट किया उसी लोकेशन में रखा जाएगा. उसकी कोई कॉपी आप अपनी तरफ से नहीं बना पाएंगे, रेप्लिकेशन नहीं बना पाएंगे, आप बैकअप उसका क्रिएट नहीं कर पाएंगे. ZRS क्या करता है? Geo redundant, which is an intermediate option with failover capabilities, secondary reason recommendation for backup scenario. इस केस में अगर आप अपने डेटा की कॉपी बना के रखना चाहते हैं किसी दूसरे लोकेशन में तो GRS कैन सपोर्ट अस. उससे ज्यादा ZRS पे जाएं तो ये थोड़ा सा और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बिकॉज इस केस में जो है आपको हाई अवेलेबिलिटी का ऑप्शन मिल जाता है. हाई अवेलेबिलिटी इन द सेंस कि अगर जिस लोकेशन में आपने डेटा रख रखा है, अगर वो लोकेशन का डेटा सेंटर डाउन हो जाए तो इमीडिएटली आपको बैकअप मिल जाएगा. ZZRS, which is really important, जिसमें आप मल्टीपल लोकेशन में अपने डेटा की कॉपी को रख सकते हैं और 99.999% ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस आपको मिल जाएगा. ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हुई इसके थ्योरी के अकॉर्डिंग. बट अगर हम इंटरनल डॉक्यूमेंट के हिसाब से अगर बात करें तो इनकी जो मीनिंग होती है, विच इज कैटेगराइज इन 3 डिफरेंट पार्ट. अब अगर इनकी अंदर डेटा की लिमिट्स की बात करें, स्टोरेज अकाउंट फेल ओवर की बात करें तो यू नो दैट 3 अलग अलग ऑप्शन हमें देखने को मिले थे यहाँ पे. एक LRS था, दूसरा ZRS है, तीसरा ZRS है और चौथा GZRS. ये अपने पास 4 अलग अलग तरीके का फेल ओवर आपको मिलता है टू सेटअप फॉर योर स्टोरेज अकाउंट, और इसी की हेल्प से हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. LRS क्या है? लोकल रेजिडेंट स्टोरेज. और इस केस में इट विल क्रिएट 3 कॉपी
वन लोकेशन, डेटा आपका जो क्रिएट होगा 3 कॉपी उसकी बनेगी बिकॉज इट यूसेज RAID 5, और इस केस में लोकेशन आपका सेम ही रहेगा जिस लोकेशन में आपने सेलेक्ट किया, उसके अलावा आप किसी दूसरे लोकेशन में फेल ओवर नहीं बना पाएंगे। GRS क्या करता है, इस केस में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप 6 कॉपी क्रिएट करें और 2 लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 कॉपी एक साइड, 3 कॉपी एक साइड आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, विच इज हेल्प अस इन केस ऑफ टू प्रोटेक्ट द डेटा। चलिए, ZRS क्या करता है, वी आर एबल टू क्रिएट 9 कॉपी। इस केस में हम क्या करते हैं, 9 कॉपी क्रिएट कर सकते हैं विद लोकेशन ऑफ 3 लोकेशन, 9 डिफरेंट कॉपीज, जिसमें से 6 कॉपी आपका रीड राइट होती है और 3 कॉपी जो रहता है डेटा का वो सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली के लिए रहता है। टॉक अबाउट ZRS। सो ZRS क्या करता है, इट विल क्रिएट अ 12 कॉपी। आप अपने डेटा की 12 कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं, 4 लोकेशन में रख सकते हैं, जिसमें से अगेन 9 कॉपी जो रहेगा आपका रीड एंड राइट, और जो 3 कॉपी रहेगी वो आपका रहेगा रीड ओनली। This is the actual meaning of our storage account failover। मतलब अगर आप LRS सेलेक्ट करेंगे तो उस केस में आप अपने डेटा का फेलोवर तैयार नहीं कर पाएंगे। GRS फेलोवर को सपोर्ट करता है, ZRS सपोर्ट करता है एंड GZRS सपोर्ट करता है। तो एज पर द बजट आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। कोई भी फेलोवर अपने आप नहीं क्रिएट होगा, आपको अपनी तरफ से मैनुअली स्टेप का इस्तेमाल करके कॉन्फ़िगर करना होगा। कोई भी फेलोवर प्री कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, यू मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर योर ऑन फेलोवर। आप अपना फेलोवर खुद से डिजाइन करेंगे, खुद से कॉन्फ़िगर करेंगे। सो प्लीज कंफर्म इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस फेलोवर सर्विसेज। If everything is okay, we can proceed for next step. Any question? No, sir. चलिए, यहाँ पे हम GRS सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस। नेक्स्ट, यहाँ पे नेटवर्किंग में 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, इनेबल फॉर पब्लिक एक्सेस, इनेबल पब्लिक एक्सेस बट सेलेक्टेड IP एड्रेस, सेलेक्टेड वर्चुअल नेटवर्क। सो अगर आपको VNet तैयार करना है, VNet के अंदर आपको अपने सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो सेकेंड ऑप्शन, और अगर आपको एनीवेयर यू कैन शेयर योर स्टोरेज फ्रॉम एनीवेयर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, डाटा अपलोड करना, डेटा डाउनलोड करना, तो उस केस में आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। डिसेबल पब्लिक एक्सेस, इफ यू डोंट वांट टू प्रोवाइड द एक्सेस ऑफ योर स्टोरेज अकाउंट तो डिसेबल कर देंगे। तो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद इनेबल। 2 इंटरनेट ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क रूटिंग या फिर इंटरनेट रूटिंग। सो वी प्रोसीड विद माइक्रोसॉफ्ट बिकॉज इस केस में क्या होता है, ट्रस्टेड है और सिक्योरिटी इनक्रिप्शन मिलता है। अनदर ऑप्शन इज डेटा प्रोटेक्शन, जिसको हम सॉफ्ट डिलीशन बोलते हैं। सॉफ्ट डिलीशन में आप अपने हिसाब से टाइमिंग रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड फॉर 10 days। ब्लॉब के लिए 10 days, कंटेनर के लिए 7 days, फाइल्स के लिए 7 days। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाए कि हमारा जो ये सॉफ्ट डिलीशन है उसकी मीनिंग क्या होती है। द यूसेज ऑफ सॉफ्ट डिलीशन, सो एनीवन कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द यूज ऑफ सॉफ्ट डिलीशन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? You can recover your data within that written days. करेक्ट। सी, मीनिंग क्या होती है ना, मान लीजिए आपने कोई डेटा अपलोड किया और आपने सॉफ्ट डिलीशन में रख रखा है 10 days। आपने अपना एक डेटा स्टोरेज अकाउंट के अंदर अपलोड किया, फॉर एग्जांपल एक फाइल आपने अपलोड कर रखी है अपने स्टोरेज के अकाउंट के अंदर, और सॉफ्ट डिलीशन में आपने डेज रखा है 10। आपने डेटा अपलोड किया एंड अनफॉर्चुनेटली किसी ने इस डेटा को कर दिया डिलीट। सो इस केस में अगले 10 दिन तक आपका डेटा डिलीट होने के बाद भी आप इसको रीस्टोर करा सकते हैं। मींस ये जो टेम्परेरी अवेलेबिलिटी रहेगी वो 10 days की रहेगी,
तो एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन इसको बोला जाता है कि गलती से अगर किसी से ये डेटा डिलीट हो गया तो उस केस में आपके पास 10 मोर डेज हैं और इस 10 दिन के अंदर आप अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं। तो व्हाट हैपन आफ्टर 10 डेज? आफ्टर 10 डेज आपका डेटा पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा फ्रॉम Azure data center. This is the actual meaning of you can say that. सर बट उसे हम बढ़ा तो सकते हैं 30 डेज का, हाँ, अपने ऊपर डिपेंड है, बढ़ा सकते हैं इसको। बट उसके चार्जेस भी डिपेंड करेगा। हाँ, सॉफ्ट डिलीशन का चार्जेस पड़ेगा आपको। मीन्स आपको लगेगा कि तो हमने डिलीट कर दिया, बट 7 डेज का जो बिल है वो आपके सिस्टम में एडिशनल जुड़ के आएगा। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? ओके। आपने 1 सितंबर को डेटा अपलोड किया, ठीक है, और अपलोड करते ही आपने क्या डिसाइड कर दिया कि आई वांट टू प्रोटेक्ट माय डेटा, और डेटा डिलीट करने के लिए आपने क्या किया, सॉरी, फर्स्ट को आपने अपलोड किया और सिक्योरिटी के लिए 10 डेज का रख लिया पार्ट। तो 10 डेज के अंदर क्या होगा कि आप 2 तारीख को डेटा डिलीट करते हैं, तभी आपको जो पेमेंट देनी पड़ेगी वो टोटल 12 डेज की देनी पड़ेगी, जैसा आपका सॉफ्ट डिलीशन का, और 2 दिन आपने ओरिजिनल डेटा रखा था। सो दिस इज द एक्चुअल कैलकुलेशन मेथड जिसके जरिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके। ठीक है यहाँ तक? ओके। चलो, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सॉफ्ट डिलीशन पे ज्यादा नहीं रखते, हम 7 डेज का रख लेते हैं। नेक्स्ट, इंक्रिप्शन 2 हैं, एक तो बाय डिफॉल्ट है विच इज माइक्रोसॉफ्ट मैनेज MK विच इज माइक्रोसॉफ्ट मैनेज की, और दूसरा है कस्टमर मैनेज की। कस्टमर मैनेज की के केस में क्या होता है कि आप जो इंक्रिप्शन की है ना खुद से क्रिएट करेंगे और खुद से प्रोवाइड करेंगे, तो पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर माय ऑन की। मोस्ट ऑफ केसेस में हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की कीज को ही प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट, सिंपल सा। चलिए, स्टोरेज रेडी टू यूज, आप इसको ओपन करेंगे। वी आर एबल टू फाइंड ऑल द ऑप्शंस। आप देखिए यहाँ पे एक कंटेनर्स है, फाइल शेयर है, क्यूज है और टेबल, ये 4 ऑप्शन हमने जो डिस्कस किया था थ्योरेटिकल पार्ट में। वी आर एबल टू फाइंड ईच एंड एवरी ऑप्शन, कंटेनर, फाइल शेयर, टेबल एंड क्यूज। ये हमारे स्टोरेज सर्विसेज के टॉपिक्स हैं, मीन्स ये हमारे स्टोरेज सर्विसेज के पॉइंट्स हैं। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, कंटेनर वाले पैनल पे हैं, तो लेट्स क्लिक ऑन कंटेनर, क्लिक ऐड कंटेनर, कोई सा भी नाम दे देते हैं, लाइक आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद नेम ऑफ डेटा, पब्लिक एक्सेस लेबल, प्राइवेट, ब्लॉब एंड anonymous read access for container and blob both। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि केवल डेटा एक्सेस देना चाहते हैं या पूरा का पूरा कंटेनर कोई एक्सेस कर पाए। तो हम कंटेनर पे क्लिक कर देते हैं, क्रिएट।
अंडर द डेटा मीन्स अंडर द कंटेनर जो डेटा आप अपलोड करेंगे अपने ऑन प्रोमाइसेस से, लेट मी अपलोड फ्यू फाइल्स फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस मशीन. ठीक है, आई एम गोइंग टू अपलोड वन फाइल 171 KB का है. अब ये जो डेटा हमने अपलोड किया है विच इज कंसीडर एज ए ब्लॉक. अब देखिए यहाँ पे ब्लॉक ब्लॉक के नाम से आ रहा है क्योंकि आपने पर्सनल अपना डेटा अपलोड किया है, तो विच इज कंसीडर एज ए ब्लॉक. ब्लॉक पेज ब्लॉक VHT को कंटेन करता है, अपेंड ब्लॉक लॉग्स की डिटेल को कंटेन करता है, और ब्लॉक ब्लॉक अपना पर्सनल कोई सा भी डेटा हम इसमें अपलोड कर सकते हैं. So this is the way that we can help that we can use to upload the data. But ये तो बहुत ही बेसिक वे था कि ठीक है अगर पोर्टल का एक्सेस है तो हम अपलोड कर पा रहे हैं. थिंक अबाउट कि आप अपने इस कंटेनर का एक्सेस 25 डिफरेंट एम्प्लॉयज को देना चाहते हैं. 25 डिफरेंट एम्प्लॉय हैं जिनको हमने लोकल स्टोरेज उनकी कम है बिकॉज वी आर प्लानिंग टू प्रोवाइड द स्टोरेज ओवर एज़्योर पोर्टल. हम उन सभी इंजीनियर्स को या एम्प्लॉयज को स्टोरेज प्रोवाइड करना चाहते हैं एज़्योर पोर्टल के जरिए. So what we need to do in this case, we need to use one of important tool called Azure Storage Explorer tool. तो अभी हम क्या यूज करने वाले हैं Azure Storage Explorer tool, क्योंकि हम मैनेज करने वाले हैं अपने Azure Storage अकाउंट को. Azure Storage Management which is categorized in two different part. पहला जो ऑप्शन है वो है कॉन्फ़िगर स्टोरेज यूजिंग Azure पोर्टल. एक तो हम Azure पोर्टल के जरिए मैनेज कर सकते हैं. दूसरा ऑप्शन है कॉन्फ़िगर स्टोरेज यूजिंग Azure Storage Explorer टूल. दो ऑप्शन है स्टोरेज अकाउंट को मैनेज करने के लिए. आप एक तो पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं बट उसके लिए आपके पास रूट का एक्सेस होना चाहिए. दिस इज आवर Azure पोर्टल और इस पोर्टल के ऊपर हमने एक स्टोरेज अकाउंट तैयार कर रखा है. नाउ वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द एक्सेस ऑफ दिस स्टोरेज टू आवर एम्प्लॉयज. लैपटॉप यूजर हो गया, डेस्कटॉप यूजर हो गया, अपना टैबलेट यूजर हो गया, एनी काइंड ऑफ क्लाइंट. ये सभी सिस्टम जो है ना ऑन प्रोमाइसेस में है और हर एक बंदे की जो लोकेशन है विच इज रियली डिफरेंट. दिल्ली लोकेशन में ये बंदा है, ये आपका पुणे लोकेशन में वर्क कर रहा है विच इज अवेलेबल इन US, दुबई. डिफरेंट लोकेशन में ये accounts they all are available in different geographical location. So in इस केस में if you want to use the single storage account for multiple user और जो users हैं ये अलग अलग geographical location में, तो that time Azure Storage Explorer to manage storage account. This is our agenda basically. तो अगर हमें स्टोरेज सर्विसेज को मैनेज करना है प्रॉपर तरीके से, सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें एक स्टोरेज एक्सप्लोरर टूल डाउनलोड करना पड़ेगा अपने लोकल मशीन पे और उस स्टोरेज एक्सप्लोरर टूल की मदद से हम सब में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे.
So what I am going to do, I am just going to install. यहाँ पे हम एक विंडोज मशीन में एजर स्टोरेज एक्सप्लोरर को डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करके अपने जो स्टोरेज सर्विसेज हैं उनको कॉन्फ़िगर करने का काम करेंगे, मैनेज करने का काम करेंगे। चलिए, ये अपने पास हो गया ऑन प्रीमाइसेस विंडोज 10 मशीन। ओपन गूगल एंड टाइप डाउनलोड एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर। माइक्रोसॉफ्ट की साइट से ही डाउनलोड करना है हमें ये। विंडोज सभी के लिए, मैक विंडोज सभी के लिए। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद विंडोज। Again, install on premises. Accept the agreement, install. चलिए, we successfully installed Azure Storage Explorer tool और इस टूल की मदद से हम अपने स्टोरेज सर्विस को, स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस करेंगे। Done. We are able to find a number of options: sign in Azure, attach and resource, view Azure resources, manage account and subscription, connect to the Azure resources. Multiple option Explorer में कई सारी चीजें अभी आ गई हैं, बट हमारा जो एजेंडा है बेसिकली वो ये है कि we just wanted to add our storage account जो हमने अभी थोड़ी देर पहले तैयार किया था, उस storage account को हम जोड़ना चाहते हैं। So let me remove the existing one जो पहले से इसमें connected है। To connect your storage, what we need to do, बहुत ही बेसिक सा स्टेप यूज करना है। कनेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे एंड इट विल गिव यू द ऑप्शन कि कितने मेथड है आपके पास स्टोरेज को जोड़ने के लिए। सब्सक्रिप्शन अवॉइड करना है आपको, क्योंकि जब सब्सक्रिप्शन के थ्रू जोड़ेंगे तो उस केस में आपका सेम एज्योर का अकाउंट और पासवर्ड मांगेगा। वी डोंट वांट टू शेयर आवर यूजर अकाउंट एंड पासवर्ड विद एनीवन। सेकेंड ऑप्शन है स्टोरेज अकाउंट, blob container, ADLS, which is Azure Data Lake Services, file share, queues and table। अगर आपको लगता है कि हमें चारों ऑप्शन जो Azure स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमें चारों ऑप्शन मिलते हैं उनको सभी को मैनेज करना है तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप केवल ब्लॉब की एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं तो ब्लॉब पे जाएंगे। अगर आपको फाइल शेयर के पे काम करना है, क्यूज पे काम करना है, तो आप इंडिविजुअल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद Azure स्टोरेज। और जब आप स्टोरेज अकाउंट के केस में
आगे प्रोसीड करेंगे तो 3 अलग अलग मेथड हैं। आप कनेक्शन स्ट्रिंग SAS जिसको बोलते हैं, शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर URL के थ्रू और कीज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अकाउंट नेम एंड कीज इसके जरिए भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो लेट मी शो यू हाउ वी कैन ऐड विद द हेल्प ऑफ अकाउंट नेम एंड कीज। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट किया, डिस्प्ले नेम में कुछ भी दे देते हैं, ट्रेनिंग स्टोरेज अकाउंट। एक्चुअल अकाउंट नेम क्या है? तो एक्चुअल अकाउंट नेम हमें पोर्टल से ही मिलेगा। द स्टोरेज अकाउंट नेम इज ट्रेनिंग स्टोरेज 19880। ये एक्चुअल स्टोरेज अकाउंट नेम है। यहाँ पे हम इसको देखते हैं, कॉपी पेस्ट हो जाए तो। चलिए, दूसरा ऑप्शन मांग रहा है कीज का। तो कीज कहाँ पे मिलेगी? स्टोरेज अकाउंट की प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे एक्सेस कीज का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, और इसमें से कोई से भी कीज को शो करेंगे और यहां से कॉपी कर लेंगे एंड पेस्ट। Copy it, paste, no need to do anything. Azure आप कौन सा यूज कर रहे हैं? तो we just need to proceed with simple Azure, not US government. सर की पूरा कॉपी नहीं हो रहा है। स्पेस आ रहा था एक्चुअली। क्लिक नेक्स्ट, कनेक्ट। We successfully connected with our storage, और आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टोरेज में ब्लॉब भी आ रहा है, मींस कंटेनर, फाइल शेयर, क्यूज एंड टेबल, चारों ऑप्शन आ गए। अब आप इस पे ब्लॉब पे क्लिक करेंगे ना, तो ब्लॉब के ऑप्शन पे डेटा नाम का जो आपने फोल्डर बनाया था, कंटेनर बनाया था, वो सक्सेसफुली आपको मिल रहा है, और साथ ही साथ जो डेटा आपने अपलोड किया था उसकी भी इंफॉर्मेशन है। सो क्लाइंट वांट टू अपलोड अवर ऑन डेटा, फाइल पे जाते हैं, सेलेक्ट द फाइल फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस, कोई से भी डेटा ऑन प्रोमाइसेस अपलोड कर देते हैं। वन मोर डेटा सक्सेसफुली अपलोडेड। अगर आप पोर्टल पे आएंगे और अपने ब्लॉग में जाके देखेंगे, कंटेनर्स में जाके देखेंगे, तो आपको सेम डेटा जो अभी आपने अपलोड किया वो दिखाई पड़ जाएगा। चलिए, दोनों डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, cropped and this one. So this is all about the we can say that blob container, means जो अपना कंटेनर ऑप्शन है उसके बारे में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और पॉइंट्स हैं इसमें हमें मैनेज करने के लिए, which is really important. So please let me know if you have any question about the topics that we completed. यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सर यहाँ पे अगर हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो उस तरफ शो करेगा या नहीं करेगा? यहाँ से अपलोड करना है, हम्म, पोर्टल से अपलोड करके हम ऑन प्रोमाइसेस देखना चाहते हैं, राइट?
ऑन प्रेमाइस पे शो कर रहा है कि नहीं वही जानना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल दिखेगा ना, अगर आप यहाँ से अपलोड करते हैं ये, ठीक है, 3 फाइल हो गई। अब अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो वो डिटेल यहाँ पे भी आ गई। जी। एनी अदर क्वेश्चन? आगे प्रोसीड कर सकते हैं हम लोग। जी सर। चलो अब देखो यहाँ पे जब आपने डेटा अपलोड किया ना, तो आपको देखो एक ऑप्शन और दिखाई पड़ रहा है, एक्सेस टियर। ये क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमें मालूम होना चाहिए। हर एक डेटा जो है हॉट टियर में अवेलेबल है। तो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेस टियर। स्टोरेज अकाउंट में एक्सेस टियर का रोल क्या है, स्पेशली फॉर ब्लॉब, क्योंकि एक्सेस टियर आपका फाइल्स के लिए भी है। एज़्योर स्टोरेज एक्सेस टियर। Access tier categorized in 3 different parts: hot, cool and archive। 3 तरीके के मेथड हैं अपने पास डेटा के टियर को मैनेज करने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए। और ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली कस्टमर से जुड़ा हुआ है, बिकॉज इसी के बिहाफ पे डिसाइड होता है चार्जेस। दिस इज आवर ऑन प्रोमाइसेस लैपटॉप। ये ऑन प्रेम यूजर आप बोल सकते हैं इसको। ही वांटेड टू अपलोड डेटा। अब आप ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर ये बंदा एक टीबी का डेटा, एग्जांपल हम एक ही टीबी का मान के चलते हैं, 1 टीबी का डेटा अपलोड करना चाहता है हॉट टीयर में, सेम डेटा अपलोड करना है इसको कोल्ड टीयर में, जस्ट ओनली फॉर एग्जांपल। बट जो कॉस्टिंग है वो कॉस्टिंग रियल है, 1 टीबी का जो कॉस्ट है वो रियल है। 1 टीबी का डेटा अगर ये हॉट टीयर में रखेगा तो इसका जो चार्जेस पड़ेगा ना, विच इज $2, सॉरी $20 पर मंथ इसका चार्ज पड़ेगा। और इसमें बेनिफिट क्या है कि इसमें अनलिमिटेड डाउनलोड है, आप कितना भी डाउनलोड करें ये चार्जेस नहीं करेगा आपको कोई भी अमाउंट। दूसरा, अगर आप यही डेटा कूल में रखते हैं तो इसका जो चार्जेस है $10 पर मंथ, और इतना ही अमाउंट आपको डाउनलोड करने में देना पड़ेगा। $10 आपका चार्ज पड़ेगा टू अपलोड डेटा, रेंट जो है वो $10 देना पड़ेगा, और डाउनलोड करते हैं तो $10 आपको डाउनलोडिंग का अलग से देना पड़ेगा। आर्काइव, इसका जो चार्ज है वो है मात्र $2 1 महीने का, लेकिन अगर आप डाउनलोड करते हैं डेटा को तो इसका देना पड़ेगा आपको $22 पर डाउनलोड। दिस इज द एक्सेस टियर, हॉट, कूल एंड आर्काइव। ये अपने पास 3 ऐसे मेथड हैं, 3 ऐसे तरीके हैं जिसमें हम, जिनका सिलेक्शन करके हम अपने डेटा को अपलोड कर सकते हैं। आप हॉट में रख सकते हैं, कूल में रख सकते हैं, आर्काइव में रख सकते हैं। तीनों ऑप्शन अपने लिए एप्लीकेबल हैं, और इन तीनों ऑप्शन में हम अपना कोई सा भी डेटा अपलोड कर पाएंगे।
Any question, any doubt, please let me know. बट सर ऊपर हमने देखा था कि अनलिमिटेड है यहाँ पे डेटा स्टोरेज का, तो ये 1 TB 1 TB एग्जाम्पल ले रहे हैं ना हम। ओके 1 TB एग्जाम्पल है, तो ये 1 1 TB का जो कॉस्ट, अभी तो हम कॉस्ट केवल 1 TB का है, आप जितना डेटा अपलोड करेंगे कॉस्ट बढ़ती जाएगी। बट सर हमने ऊपर देखा है सर कि डेटा जो हम स्टोर वो अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हैं, 5 TB 10 TB 50 TB। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल हम कैलकुलेट तो कितना भी कर लेना। 1 TB का आइडिया अलग गया, 5 TB को इसको मल्टीप्लाई कर दो। 1 TB का जो चार्जेस है हॉट में $20 है, 5 TB करेंगे तो $100 बन जाएगा। Is it okay? ओके Any other question, guys? Ajar, what about you? Parth? नो सर, जो डाउनलोड फ्री लिखा है दैट मीन्स हमने जो अपलोड किया वो डेटा है वो डाउनलोड हैं? फ्री है। हाँ जी, जैसे आप YouTube पे ब्राउजिंग करते हैं तो इंटरनेट कंज्यूम होता है, राइट? डाउनलोड हम्म। करते हैं तो इंटरनेट कंज्यूम होता है। कुछ भी डाउनलोड करो, आज की डेट में इंटरनेट की कॉस्ट अपने आप बहुत सस्ती मान सकते हैं कि ठीक है हमारे पास अगर 800 का प्लान लगवा लिया तो अनलिमिटेड डाउनलोडिंग है। लेकिन थिंक अबाउट इट, 10 साल पहले की अगर हम बात करें, इंटरनेट चार्जेस की बात करें, तो हम यूट्यूब की वीडियो नहीं ओपन करते थे कि हमारा MB खत्म हो जाएगा, जो GB है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यू नो दैट 1 GB के डेटा के लिए वी हैव टू पे अबाउट 198 रुपीज, एयरटेल की बात करें तो, राइट। राइट ना। तो एज इट इज एज्योर के केस में क्या होता है ना कि जब आप डेटा अपना अपलोड करते हैं तो रेंट आपको देना पड़ेगा। जब आप वो रेंट उस डेटा को डाउनलोड करेंगे तो उसका भी एक आपको चार्ज देना पड़ेगा। ओके, या ओके, गॉट इट। क्लियर? तो यस। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये आता है कि एज ए एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर हमें कौन सा सिलेक्शन करना चाहिए, कौन से टीयर में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा हमें? हॉट वाले पे सर। आरपीएफ। बट उसमें डाउनलोड $22 है, $22 डाउनलोडिंग का है, $2 चलो मान लेते हैं, $22 आपका डाउनलोडिंग केवल देना पड़ेगा। नहीं, मैं हॉट डॉलर का सर बोल रहा हूँ, हॉट का बोल रहा हूँ। $100 में भी कंडीशन ये है कि अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो $20 देने पड़ेंगे। तो बेसिकली ये जिम्मेदारी एडमिन की नहीं होती, ठीक है? अगर हम आप एज ए एडमिन टास्क परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो दिस इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप डिसाइड करोगे हॉट, कूल एंड आर्काइव। आप डायरेक्टली अपने क्लाइंट से पूछोगे कि आपका डेटा जो है वो आप कितनी फ्रीक्वेंसी में यूज करना चाहते हैं। क्लाइंट कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसे डेटा है जो लगभग हर तीसरे दिन डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? क्लाइंट कहता है कुछ ऐसे भी डेटा हैं जो 6 महीने साल भर में डाउनलोड करने होते हैं, राइट? एंड सम डेटा आर अवेलेबल विच इज आर्काइव, ठीक है? और आर्काइव के केस में क्या होता है कि आर्काइव जो है हमारा 2 साल 3 साल बाद, आई डोंट नो कि हमें कब जरूरत पड़ेगी, जिसको आर्काइव डेटा बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आर्काइव डेटा के केस में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? जैसे आपके CCTV का कैमरे का डेटा हो गया, PDF ऑफ बिल हो गया, या फिर हम बात कर लें तो स्टेटमेंट हो गया, बैंक के स्टेटमेंट हो गया, ठीक है? इस तरीके के डेटा आर्काइव डेटा कहलाते हैं। मतलब आप डिलीट भी नहीं कर सकते और आपको स्टोर भी करके रखना पड़ेगा। तो ये आर्काइव डेटा, CCTV कैमरे का डेटा डेली कोई नहीं देखता है, ये आर्काइव डेटा कहलाते हैं। तो आर्काइव डेटा जितने होंगे जिनका यूज कम है, साल 2 साल में कभी पड़ जाता है, उनको आप आर्काइव में रखो। जिस डेटा का यूज डेली बेसिस में है उनको हॉट में रखो, और जो डेटा आप 6 महीने 1 साल 8 महीने में डाउनलोड करते हैं वो आप कूल में रखो। दिस इज सिंपल सेग्रीगेशन ऑफ आवर डेटा, ये आसानी से हम सेग्रीगेट कर लेंगे। इज इट फाइन? यस सर। आर्काइव डेटा जिनका इस्तेमाल हमें नहीं करना है, अभी जिनका इस्तेमाल करना है
2 साल 1.5 साल, आई डोंट नो कि कब डाउनलोड करने की जरूरत पड़ जाएगी, तो उस केस में हम आर्काइव का सिलेक्शन कर लेंगे। बाकी कूल और हॉट आप अपने यूसेज के अकॉर्डिंग आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। Please confirm if you have any question or doubt. नो सर। नो सर। चलो एक छोटा सा ब्रेक ले लें 10 मिनट का। 140 हो रहा है, 150 फिर से बैक होते हैं और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट स्टोरेज। इज इट ओके? Okay. 10-minute break. This conference will now be recorded. Before break we discussed about access tier, है ना? ये लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं माइंड में कि एक्सेस टियर को मैनेज करने के लिए क्या क्या टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे। सो वी हैव अ 2 डिफरेंट वे। एक्सेस टियर को कॉन्फ़िगर करने के लिए 2 ऑप्शन है, एक है मैनुअल, दूसरा है ऑटोमेटिक। मैनुअल के केस में थिंक अबाउट, अगर अपने पास मल्टीपल डेटा है, ठीक है, मल्टीपल आपने कंटेनर तैयार कर रखे हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा टू मैनेज द एक्सेस टियर। कोल्ड में कन्वर्ट करना, हॉट में कन्वर्ट करना, थोड़ा सा ये मैनुअल वाला टास्क जो है टाइम टेकन होगा एंड इट इज रियली डिफिकल्ट कि बहुत सारे कंटेनर्स को, बहुत सारे एज्योर स्टोरेज अकाउंट में जो कंटेनर हमने तैयार किए हैं उन कंटेनर्स को मैनुअली हॉट टियर से कूल टियर से आर्काइव टियर में कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। सो वी हैव अनदर ऑप्शन जिसको हम ऑटोमेटिक बोलते हैं, और ऑटोमेटिक के केस में इसको कंसीडर किया जाता है एज ए लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। एज्योर स्टोरेज लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ठीक है, क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? थिंक अबाउट इट, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपने डेटा अपलोड किया फॉर एग्जांपल 1 सितंबर को, ठीक है, आपने डेटा अपलोड कर दिया 1 सितंबर को, एंड स्टार्टिंग में ये डेटा का यूसेज काफी ज्यादा है, ठीक है, स्टार्टिंग में जो आपने डेटा अपलोड किया है बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, और बट आफ्टर 3 months या आफ्टर 6 months, like सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फ्रॉम नवंबर नो वन कैन डाउनलोड द डेटा, बट ये 3 महीने तक इस डेटा की डाउनलोडिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई ना कोई डेटा को डाउनलोड कर रहा है, राइट? सो बट आफ्टर नवंबर इसका जो डाउनलोडिंग टाइम है ना वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया। 1 नवंबर को के बाद अगला जो डाउनलोडिंग है, यू वांट टू डाउनलोड विच इज इन 2022, उसके बाद आप 24 में डाउनलोड करना चाहते हैं इसको, need to download in year 2024, which is really difficult, ठीक है, कि इतने दिन में कोई भी डाउनलोडिंग नहीं है, मीन्स पूरे 2 साल तक हमें कोई डाउनलोडिंग नहीं करनी है। तो इट मीन्स दैट ये स्टार्टिंग के टाइम पे आपने क्या डिसाइड कर लिया कि इसको हॉट में रख लेते हैं, और नवंबर के बाद से आपने डिसाइड किया कि अपने इसी डेटा को आर्काइव में रख लेते हैं। सेम डेटा को आप हॉट टियर से आर्काइव टियर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो एक तो मैनुअल टास्क हो गया और दूसरा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के जरिए आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू शो यू द रूल्स जो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के जरिए हम क्रिएट करेंगे। पोर्टल पे आ जाते हैं, स्टोरेज अकाउंट की प्रॉपर्टीज में चलते हैं, और यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, क्लिक कर देंगे, ऐड रूल्स पे जाएंगे। ऐड रूल पे जाने के बाद कोई सा भी नाम दे देते हैं, लाइक
ट्रेनिंग और अप्लाई रूल टू ऑल द ब्लॉब्स, मतलब इस कंटेनर के अंदर, स्टोरेज अकाउंट के अंदर जितने भी ब्लॉब्स यानी डेटा हैं उन सब के लिए एप्लीकेबल करना चाहते हैं, या फिर लिमिटेड फाइल्स के लिए, तो अभी हम यहाँ पे अप्लाई आल के लिए, ब्लॉक ब्लॉब एंड बेस ब्लॉब ये दोनों के लिए स्नैपशॉट हम बनाएंगे नहीं अभी, अपेंड ब्लॉग अपने पास है नहीं, तो आप प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट। अब आप देखिए लास्ट मॉडिफाइड, और यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है मोर देन 10 डेज, ठीक है, मोर देन 10 डेज। जैसे ही 10 दिन बाद, 10 दिन तक आपका डेटा रखा गया, 10 दिन बाद ये डेटा क्या हो, कूल में मूव हो जाए, आर्काइव में मूव हो जाए, या डिलीट हो जाए। करंट डेटा की सिचुएशन क्या है, करंट डेटा की सेटिंग क्या है, हॉट ईयर में है जो हमने देखा था, हमारा जो डेटा है करंट टाइम विच इज अवेलेबल इन हॉट ईयर, सभी डेटा हमारे पास जो है वो हॉट ईयर में अवेलेबल है। containers and click our blob. All the data are available in hot year. That's why यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है कि आफ्टर 10 डेज ये कूल में चला जाए, उसके बाद या आर्काइव में चला जाए, या फिर पूरी तरीके से डिलीट हो जाए। तो इन तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आई वांट टू मूव इनटू द आर्काइव, ऐड। we successfully created a group which is considered as a life cycle management. और इस लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के जरिए आप अपने ब्लॉब, अपने कंटेनर की प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं रिलेटेड टू द एक्सेस टियर, कि आपका जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए। सो आई होप कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट। प्लीज कंफर्म इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। No, sir. चलो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। कैन वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट? यस सर। चलो अगला जो एजेंडा है, अगला जो टॉपिक है रिलेटेड टू आवर स्टोरेज मैनेजमेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज को रिलेटेड टू, आप बोल सकते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पे हम रेप्लिकेशन का थोड़ा सा पार्ट देखने वाले हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेप्लिकेशन सर्विसेज। Azure स्टोरेज रेप्लिकेशन, ठीक है, और Azure स्टोरेज रेप्लिकेशन को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फुल स्टोरेज अकाउंट रेप्लिकेशन
और दूसरा है अपने पास ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। फुल स्टोरेज रेप्लिकेशन इन द सेंस कि आपने एक स्टोरेज अकाउंट बनाया विद नेम ऑफ ABC, दूसरा एक स्टोरेज अकाउंट आपने बनाया है XYZ, नो सॉरी, द मीनिंग ऑफ स्टोरेज अकाउंट रेप्लिकेशन इज, ये अपने पास जो लोकेशन है विच इज सेंट्रल US, और आप दूसरी कॉपी इसकी क्रिएट करना चाहते हैं इन लोकेशन ऑफ वेस्ट US। नाउ इट मींस दैट इसमें हमने कंप्लीट स्टोरेज अकाउंट, तो जो जो सर्विसेज इसमें मिलती हैं लाइक एज कंटेनर हो गया, फाइल शेयर हो गया, टेबल की बात कर लें या क्यूज की बात कर लें, इन सभी सर्विसेज का रेप्लिकेशन यहाँ पे प्राइमरी कॉपी और ये अपने सेकेंडरी कॉपी। ओवर, ये हो गया ऑब्जेक्ट पूरा कंप्लीट रेप्लिकेशन। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन क्या कहता है। ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन के केस में दो स्टोरेज अकाउंट, जैसे अभी हमने एक ट्रेनिंग के नाम से बनाया, ये आपको मैनुअली तैयार करना पड़ेगा ABC स्टोरेज, दूसरा आपने बनाया XYZ स्टोरेज, वी नीड टू क्रिएट इट मैनुअली। ये है सेंट्रल US लोकेशन में, ये है वेस्ट US लोकेशन में, और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है, कंटेनर क्रिएट कर रखा है, इसमें कुछ डेटा है। यू वांट टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ सेम डेटा एंड पुट इनटू द डिफरेंट लोकेशन। जो भी डेटा आप यहाँ पे अपलोड करेंगे अपने लोकल मशीन से, उसकी एक रेप्लिका, उसकी उस ऑब्जेक्ट की एक कॉपी जो है दूसरे लोकेशन पे अपने आप बनती जाएगी। इफ एनी प्रॉब्लम अकर्ड विद ABC, आप डायरेक्टली XYZ से डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप रीस्टोर कर सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल यूसेज ऑफ ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन, या फिर आप बोल सकते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ अवर full storage account replication. So let me show you the practical कि कैसे इसको establish करते हैं। ऑब्जेक्ट का पार्ट, ट्रेनिंग स्टोरेज 1988 हम ऑलरेडी बना चुके हैं विच इज रनिंग इन लोकेशन ऑफ सेंट्रल US। दूसरा स्टोरेज अकाउंट हम प्लान कर रहे हैं क्रिएट करने के लिए। क्रिएट पे क्लिक करिए आप, सेलेक्ट MSDN सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप कोई दूसरा भी रख सकते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी। क्लास स्टोरेज 1988, और इसको हम रखना चाहते हैं वेस्ट US 2 में। सेंट्रल US में वो था, वेस्ट US में इसको रख दिया। सर रेप्लिकेशन तब भी सपोर्ट करेगा जब आप इसको GRS सेलेक्ट करेंगे, LRS में सपोर्ट नहीं करेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्रिएट,
दो स्टोरेज अकाउंट है अपने पास। यहाँ पे हमने एक सोर्स मान लेंगे, एक को डेस्टिनेशन मानना पड़ेगा। We created a storage account with name of training storage 1988। दूसरा स्टोरेज हमने तैयार किया विद नेम ऑफ क्लास स्टोरेज 1988। अब इसके अंदर आपको कंटेनर बनाना पड़ेगा विच इज सोर्स, और दूसरा हम बनाएंगे एक डेस्टिनेशन के नाम से। जब भी यूजर अपना डेटा सोर्स में अपलोड करेगा, इसकी एक कॉपी आपके डेस्टिनेशन में इमीडिएटली क्रिएट हो जाएगी। एंड इन केस एनी प्रॉब्लम अकर्ड विद आवर सोर्स, डेस्टिनेशन में से वो हम डेटा उठा लेंगे। चलिए पहले स्टोरेज पे चलते हैं हम। पहले स्टोरेज जो हमने बनाया था विच इज ट्रेनिंग स्टोरेज, इसमें एक कंटेनर बना लेते हैं ताकि आपको फ्रेश तरीके से समझ में आ जाए। द कंटेनर नेम इज सोर्स। अभी हमने ब्लैंक रख रखा है इसको। और दूसरे स्टोरेज में, क्लास स्टोरेज 1988 में भी एक कंटेनर बना लेते हैं विद नेम ऑफ डेस्टिनेशन। सोर्स और डेस्टिनेशन नाम से दो कंटेनर हमने बनाए। अब आप सोर्स कंटेनर पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दिस इज आवर सोर्स स्टोरेज अकाउंट ट्रेनिंग स्टोरेज 1988 0। आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, डेटा मैनेजमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, क्लिक कर देंगे। क्रिएट रूल्स पे जाएंगे, सेलेक्ट योर सब्सक्रिप्शन और डेस्टिनेशन अकाउंट। तो डेस्टिनेशन अकाउंट है हमारा क्लास, सोर्स है ट्रेनिंग। अब आप कंटेनर सेलेक्ट करिए विच इज सोर्स डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन के नाम से बना रखा है। चेंज पे क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, एवरीथिंग, न्यू ऑब्जेक्ट ओनली या कस्टम। तो यहाँ पे हम न्यू ऑब्जेक्ट ओनली करके सेव कर देते हैं, क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। चलिए सोर्स डेस्टिनेशन दोनों रेडी हैं। कोई भी डेटा अपलोड नहीं किया था तो यहाँ पे जाते हैं सोर्स पे और डेटा अपलोड कर देते हैं। कुछ भी डेटा अपलोड कर लेते हैं एक आधी, और सेम डेटा आपके डेस्टिनेशन पे दिखना चाहिए। क्लास स्टोरेज के डेस्टिनेशन पे 0 डेटा, सोर्स पे हम कर रहे हैं अपलोड। कुछ भी अपलोड कर लेते हैं, 2-3 फाइलें अपलोड कर लेते हैं लाइक दिस। अपलोड।
4 अलग अलग फाइलें हमने अपलोड कर दी है यहाँ पे सोर्स की साइट पे, डेस्टिनेशन अभी भी 0 है। ठीक है, अब आप पेज को करिए रिफ्रेश, थोड़ा सा इंतजार 30 से 40 सेकंड का। सर ये रियल टाइम में कोई एग्जांपल लेना हो रेप्लिकेशन का तो हम क्या ले सकते हैं? रियल टाइम में एग्जांपल इन द सेंस यूज ऑफ रेप्लिकेशन। यस सर। कोई क्लाइंट अगर अपना डेटा अपलोड कर रखा है, ऑलरेडी अब डेटा अपलोड कर रखा है, बट ही इज वेरिड अबाउट कि अगर डेटा डिलीट हो गया तो लॉस हो जाएगा, तो उस केस में एज ए एडमिन हम उनको गाइड कर सकते हैं कि वी हैव ऑप्शन टू क्रिएट अ रेप्लिका। और बेसिकली इसका जो मेन मोटो है ना, टू क्रिएट रेप्लिकेशन, टू क्रिएट ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन, ये हमारे नेचुरल क्लाइमेट से बचाता है। नेचुरल डिजास्टर अगर पर्टिकुलर लोकेशन में हो गया तो फॉर एग्जांपल वी एस्टैब्लिश आवर डेटा सेंटर इन लोकेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड अनफॉर्चुनेटली वहां का डेटा सेंटर डाउन हो गया किसी भी रीजन से, ठीक है, बर्न हो गया डेटा सेंटर, अर्थक्वेक आ गया या कोई भी इशूज हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो एज यू रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारा डेटा रिवर्ट करने के लिए, क्योंकि एसएलए में क्लियर मेंशन है कि अगर नेचुरल क्लाइमेट्स है या होता है या फिर नेचुरल कोई डिजास्टर होता है तो उसमें फिर आप अपने डेटा का क्लेम नहीं कर सकते। तो अगर आपको नेचुरल डिजास्टर से डेटा को सेव करके रखना है तो आप रेप्लिकेशन बना करके दूसरी कॉपी जो है दूसरे जियोग्राफिकल लोकेशन में रख दो। तो ये बेसिकली इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर हमारे डेटा की मदद करता है। बेसिकली दिस इज द एजेंडा। ओके है ना? ओके ओके। एक बार फिर को पेज को रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए आगे ये डेस्टिनेशन सोर्स बोथ कंटेन अ सेम लोकेशन, सेम डेटा। So this is about the object replication। और टोटल अगर हम बात करें तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, काफी चीजें डिस्कस किया। स्टोरेज के बारे में आई होप की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कंटेनर्स आपका क्लियर हो गया होगा अबाउट द फेलोवर एंड हाउ टू मैनेज अवर स्टोरेज विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोरर टूल। और थोड़ा सा हमने हॉट टियर कूल टियर के बारे में बात की। और नाउ रेप्लिकेशन सर्विसेज एंड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। तो प्लीज 2 मिनट का टाइम लो, गो थ्रू कर लो पूरे टॉपिक के ऊपर, और कहीं पे कोई क्वेश्चन, कोई पे कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो।